हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको इकोसिस्टम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मस्क डियर लॉन्च्ड इन 1974। प्रोजेक्ट मस्क डियर जो है, प्रोजेक्ट का मतलब है कि इस एनिमल को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, मस्क डियर को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1974 में, वो कहाँ पर किया गया है? दाचीगम नेशनल पार्क, केदारनाथ नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क या पाइन वैली नेशनल पार्क। तो ये स्टार्ट किया था केदारनाथ नेशनल पार्क में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है दोनों। मस्क डियर को हिंदी में कहते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो होता है ये ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग की नाभि, जो कस्तूरी मृग की नाभि होती है, नाभि में एक वैक्स का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं वैक्सी सब्सटेंस। वैक्स जैसा एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है। जिसकी खुशबू क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है। जिसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है। नेचर में ये पाया जाता है मेल मस्क डियर की नाभि में। ठीक है, तो जब वो नेचर में होता है तो वो फीमेल मस्क डियर को अट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपने ब्रीडिंग सीजन में। लेकिन ह्यूमंस के ये काम कहाँ पर आता है? जो ये इसकी नाभि में पाए जाने वाला ये पदार्थ है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का वैक्सी सब्सटेंस जो होता है, ये ह्यूमंस के काम आता है परफ्यूम इंडस्ट्री में, परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए इंसान के काम आता है। तो इंसान ने इस कस्तूरी मृग को मारना चालू कर दिया। ठीक है, और जब इनकी ज़्यादा हत्याएं होने लगी तो भारत सरकार ने ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट मस्क डियर 1974 में, ताकि इनको बचाया जा सके इनके मरने के लिए। ठीक है, इनको मारने से बचाया जा सके। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया था? केदारनाथ नेशनल पार्क में, मतलब उत्तराखंड से स्टार्ट किया था। और वहाँ पर इन्होंने मस्क डियर को इस नेशनल पार्क में रखना चालू कर दिया था। ठीक है, पाइन वैली कहाँ पर है? तो ये एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर स्पीति वैली है, SPTI, स्पीति वैली में है ये पाइन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय। जो रेड डाटा बुक्स हैं इसको कौन कंपाइल करता है? रेड डाटा बुक बोलूँ या मैं हम इसको बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट, इसको कौन कंपाइल करता है? WWF, IUCN, BNGS या WPSI? तो इसको कंपाइल करता है IUCN। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रेड डाटा लिस्ट में ये जो लिस्ट प्रोवाइड करती है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो एंडेंजर्ड हैं, चाहे वो वल्नरेबल हैं, और चाहे वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उन सबके नाम होते हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है IUCN। ठीक है, जो रेड डाटा लिस्ट में नाम होता है और वो प्रोवाइड करता है IUCN। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज। मान लो एक ये कोई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसकी सरफेस पर एल्गी पाई जा रही है। ठीक है, अब पूछा गया इसके लिए मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर कौन है? लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिस पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ टोटली डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसकी मात्रा अगर कम है तो उसकी ग्रोथ कम होगी। ठीक है, यहाँ पर एल्गी की बात कही है तो हम ये बोलते हैं कि अगर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो एल्गी की ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर लिमिटिंग फैक्टर कम होगा
तो एल्गी ग्रोथ भी कम होगी। बात यह है कि वाटर इकोसिस्टम में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में वाटर के सरफेस पर एल्गी पाई गई है, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन या सनलाइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से इसको मिलता रहेगा, तो मतलब एटमॉस्फेयर ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगा। पानी के अंदर एल्गी है ही, तो पानी भी इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। सनलाइट, सन से मिलती है, तो वाटर की सरफेस पर एल्गी ग्रो हो रही है, तो इसके लिए सनलाइट भी ठीक ठाक मात्रा में मिलेगी, प्रेजेंट मात्रा में मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसको मिलेगा, चाहे वाटर में मिले नाइट्रोजन या एटमॉस्फेयर से मिले नाइट्रोजन, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा। तो जो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाने वाले सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। मतलब नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो एल्गी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की संख्या कम है तो एल्गी की ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रोल प्ले करता है लिमिटिंग फैक्टर के लिए दिए हुए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द, जो लिथोस्फेयर होता है इसमें क्या होता है? सॉलिड अर्थ क्रस्ट, सोलर एनर्जी, केव एनिमल्स या वाटर बॉडी? तो इसमें जो होता है वो होता है अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फेयर जो होता है अर्थ क्रस्ट होता है लिथोस्फेयर में, इसीलिए इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। अर्थ क्रस्ट जो आता है वो आता है लिथोस्फेयर में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम होता है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, या क्रस्ट उसका नाम होता है, और ये आता है लिथोस्फेयर में। क्या आता है? लिथोस्फेयर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सोलर एनर्जी जो है ये है इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग नहीं है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। केव एनिमल्स में जो गुफा में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो ये आते हैं आपके बायोस्फेयर में। ठीक है, ये आते हैं आपके बायोस्फेयर में। वाटर बॉडी जो है ये आता है आपका हाइड्रोस्फेयर में। ठीक है, ये आते हैं आपके हाइड्रोस्फेयर में, जिसमें एग्जाम्पल है आपके ओशियन, लेक और रिवर। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? हाइड्रोस्फेयर के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉफिक लेवल किससे बनता है? ठीक है, सिर्फ प्लांट से, सिर्फ एनिमल से, सिर्फ कार्निवोरस से, या ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन? फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जितने भी फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं वो सभी बनाते हैं फूड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल जैसे जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं कंज्यूमर, फिर आते हैं आपके डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ये तीन ही जनरली कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं एक मेन लेवल पे बात करूं या मैं थोड़ा बड़े लार्ज एक्सटेंट पर बात करूं, सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर, जिसमें आते हैं प्लांट्स। ये होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको खाने वालों को बोलते हैं प्रोड्यूसर। और इनको जो डिकम्पोज करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। अब कंज्यूमर भी तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर जनरली आते हैं आपके हर्बीवोरस, प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं। और थर्ड में आते हैं जो कार्निवोरस होते हैं या टॉप कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, ये आते हैं आपके टर्चरी में। ठीक है, और इनको जो डिकम्पोज करते हैं, जब ये मर जाते हैं, इनकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये है एक फूड चेन का कंप्लीट साइकिल। ठीक है, या अलग अलग इनके ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।